हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजीज के बारे में। देखो, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है एग्जाम में मार्क्स को मैक्सिमाइज करना, या जिसे कह लो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है कि कौन से क्वेश्चन को पहले करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। हर एग्जाम की एक स्ट्रेटजी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस के एग्जाम के लिए स्ट्रेटजीज होती है। हर एग्जाम के लिए प्रीलिम्स में भी हमें पहले क्या कहा जाता है कि सिलोजिज्म पहले करो, इनइक्वालिटी पहले करो, फिर बाद में पजल्स पे आओ। वैसे ही सिमिलरली मेंस में भी सर्टेन स्ट्रेटजीज होती है और सेक्शनल वाइज उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, सेक्शन वाइज बात करने से पहले एक बारे में बात मैं ज़रूर करूँगा। देखो, जब मेंस के एग्जाम के लिए आप जा रहे हो ना, तो आपको सेक्शन वाइज डील करना पेपर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फुल मॉक के पीछे नहीं भागना है, आपको हमेशा सेक्शनल मॉक्स के पीछे भागना है। फुल मॉक्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बट ज़्यादा ज़रूरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शनल जो मॉक टेस्ट होते हैं, सेक्शनल जो मॉक्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फुल मॉक और सेक्शनल मॉक की? देखो, फुल मॉक अगर आप 2 दे रहे हो ना, 2 या 3 दे रहे हो एग्जाम से पहले, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो बहुत है। और मैक्सिमम मतलब 2-3 दे रहे हो ना, हाँ काम चल जाएगा। 5 दे रहे हो तो वो तो एक्सट्रीम हो गया। 5 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं देना है आपको, क्योंकि इतना फायदा नहीं है। ठीक है, ये आप तब दो जब आपकी सेक्शनल वाली जो लड़ाई है ना वो खत्म हो चुकी है, कि आपको हर सेक्शन में थोड़ी बहुत ग्रिप है, तब आप फुल मॉक के लिए जा रहे हो। बट अगर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन बहुत वीक है ना, तो आपको फुल मॉक के लिए आपको कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम सेक्शनल वाइज बात करेंगे। पहले इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, फिर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो सबसे जटिल जिसे कहते हैं क्वांट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और जीएस के बारे में क्या ही बात करनी, बट उसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। देखो, इंग्लिश में मैं जो चीज़ फॉलो करता हूँ, ये जो भी ये स्ट्रेटजी होने वाली है ना, कम्प्लीटली मेरी स्ट्रेटजी है, इसको मैं फॉलो करता हूँ हमेशा। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी भी एक स्ट्रेटजी होगी तो उसमें से इसको मैच कर लेना। कुछ करेक्शन होगी तो ज़रूर कर लेना। बाकी अगर आपको ये कम्प्लीटली अपनानी है, अपना सकते हो। कम्प्लीटली इग्नोर मारनी है तो आप इग्नोर भी मार सकते हो, बट इसको एक बार कंसिडर जरूर करके देखना। ठीक है, बाकी काफ़ी हद तक आपकी स्ट्रेटजी और मेरी स्ट्रेटजी मैच ही करेगी। बट जिन्होंने कभी भी मेंस का एग्जाम नहीं दिया हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फाइनली अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखो, इंग्लिश में मैं जो एक चीज़ फॉलो करता हूँ वो क्या करता हूँ, पैराजंबल को सबसे लास्ट में करता हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स के पैराजंबल और मेंस के पैराजंबल में ना ज़मीन आसमान का फर्क होता है। प्रीलिम्स के पैराजंबल एक एक लाइन के होते हैं, वो एक्चुअली में पैरा लाइन कह लो उन्हें। ठीक है, बट मतलब उसमें लाइन वाले पैराग्राफ होते हैं, जो एक्चुअली में मतलब लाइन जंबल्स कह लो उन्हें। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली में पैराग्राफ भी नहीं होते, एक एक लाइन होती है। बट यही चीज़ जब मेंस में आ जाती है ना, वो 2-3 लाइन के भी पैराग्राफ्स हो जाते हैं, तो उसको जब रीअरेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमेशा कोशिश करो पैराजंबल्स को लास्ट में डील करो। सेकंड लास्ट जो हमें डील करना है वो करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मिसलेनियस पार्ट निपटा देना है, ग्रामर पार्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, ग्रामर पार्ट में आपको सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं तो क्लोज टेस्ट करता हूँ, मेरा फेवरेट होता है वो कर सकते हो। आप वर्ड स्वैप कर सकते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो जो वर्ड स्वाइप कर सकते हो, सेंटेंस स्वाइप करने वाले आते हैं वो भी कर सकते हो। बेसिकली पैराजंबल को एकदम लास्ट में करो। उससे क्या होगा आपका, देखो पैराजंबल में क्या होता है ना, जब आप इजी क्वेश्चंस करने लग जाते हो ना स्टार्टिंग में, जैसे आपने ये सारे ग्रामर के पार्ट निपटा दिए, आपको वहां दिख रहा होगा कि इतने अटेम्प्ट आपने कर लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक राहत की सांस मिलेगी कि चलो मेरा इतना सारा हो चुका है। तब आप पैराजंबल पे आराम से फोकस कर रहे होगे। जब आप पहला ही क्वेश्चन पैराजंबल उठाओगे तो आपको क्या होगा ना, आपको समझना है। ठीक है, फिर एक एक करके रेंज करना है। आप देखोगे यार टाइम निकल रहा है, 5 मिनट हो गए हैं। अब वो स्टार्टिंग के 5 मिनट खत्म होना, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, वो आपके दिमाग में पैनिक जनरेट करेगा। ठीक है, यही आपने 5 मिनट में उस टाइम पे 7 या 8 क्वेश्चन निपटा दिए होंगे, एटलीस्ट 5 तो निपटा ही दिए होंगे ग्रामर के। तो ये एक बहुत डिफरेंटली हिट होते हैं ये दिमाग में कि 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, एक भी टिक नहीं लगा हुआ। ये आप रियल एग्जाम में ही फील कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी फील होगा कहीं ना कहीं। आप मॉक्स देखना, सेक्शनल मॉक देख के देखना इंग्लिश का, और पैराजंबल से स्टार्ट करना। यू विल फील दैट ऑकवर्डनेस। ठीक है, और उससे प्रेशर पड़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में बात करिए, खुजली हो रही है। अब बात करेंगे रीजनिंग की। देखो, मैं ये सब देख देख के बोल रहा हूँ, अभी मैं वीडियो पॉज करूंगा, सब कुछ देख लूंगा, फिर बोलूंगा। ठीक है, चलो। हाँ, तो अब बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। देखो, रीजनिंग में भी यही ध्यान रखो कि आपको सबसे लास्ट में क्या डील करना है, आपको पता है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग में ना सबसे ज्यादा मार्क्स निकाल के ला सकते हो इंग्लिश और रीजनिंग में। रीजनिंग में देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलोजिज्म आपको कर लेने हैं। ठीक है, और
इनइक्वालिटीज कर लेने हैं, वही प्रीलिम्स वाला हिसाब। अब बाकी चीज़ों में अगर आए तो डायरेक्शन डिस्टेंस कर लेना, क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन में ये नहीं बोलूँगा कि उसको पहले टच कर लो, उसको पजल एंड सेटिंग सेकंड लास्ट उससे टच कर लेना। उससे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग है तो वो कर लेना, वो तो बढ़िया मार्क्स दे के जाती है। और सबसे अंडररेटेड, पता नहीं क्यों ये इतने ज़्यादा लोग उसको कंसिडर नहीं करते, बट इनपुट आउटपुट। एक बारी कोड समझ आ गया ना, और बहुत बेसिक कोड्स लग रहे होते हैं, मतलब बेसिक से ही कुछ लॉजिक लग रहा होता है, उसको पकड़ो, पूरा होता चल जाता है, उसमें से आंसर कर देना आराम से, ठीक है। एंड लास्ट में, सेकंड लास्ट में आपको करना है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में सेकंड लास्ट इसलिए बोला क्योंकि कभी कभार जो फैमिली ट्री होता है ना, उसमें अटक जाते हैं। अब कैसे अटकते हैं उसके बारे में डीपली बात नहीं करेंगे, बट अटक जाते हैं कभी कभार, बहुत प्रीलिम्स में कभी कभार अटका देता है, वो मेंस का तो अलग ही सिस्टम हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट उसे अटेम्प्ट करना है। एंड देन आपको पजल्स में जाना है। पजल्स में भी मैं रिकमेंड करूंगा जो 2 नंबर वाला पजल है, तो उस पर पहले जाओ। उसको भी आप देख लेना कि वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होना, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड होता है वो एग्जाम के प्रेशर में लगता है कि भाई ये तो संसार के बाहर का क्वेश्चन है। तो आपको जो सबसे फेमिलियर लग रहा है, सबको सबसे फ्रेंडली लग रहा है, अच्छा सा क्यूट सा दिख रहा है, उसको उठाओ, उसको पीट दो। ऐसे होता है, जो अच्छा दिखता है वही पिटता है। तो उसको कर दो, निपटा दो। फिर अगर आप टाइम बच रहा है तो लास्ट के क्वेश्चन जो भारी भरकम दिख रहे हैं उसमें आप 2 नंबर वाले पकड़ो हमेशा। 2 नंबर वाले क्या होगा ना कि आपका अगर 10 मिनट भी ले जा रहे हैं ना, तो वो 10 नंबर ही दे के जाएंगे। 5 क्वेश्चन 10 नंबर, या चलो 4 क्वेश्चन दिए होंगे तब भी 8 नंबर। कभी कभार कोई पजल 10 मिनट लेके चल जाता है, स्टिल वो 4 या 5 नंबर दे के जाता है। तो वेरी गुड एरिया टू इन्वेस्ट योर टाइम इज 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब बात करेंगे सबसे जटिल चीज के बारे में, जो कि है क्वांट सेक्शन। देखो क्वांट सेक्शन में जो स्ट्रैटेजी है ना, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वरना बोलोगे आपकी भाई ये क्या बात हुई, स्ट्रैटेजी सुनना है किस्मत सुनना है। देखो किस्मत पे कैसे डिपेंड करता है, कभी कभार क्या होता है, मैं अपना केस बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था एक बार एग्जाम में मतलब मॉक टेस्ट में क्या हुआ था। मैं अपनी जब स्ट्रैटेजी एक बार ना, मैं ना रीशफल करता रहता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी की। अब क्या ये करके देखते हैं पहले, अब क्या ये करके देखते हैं पहले। मैंने क्वांट में देखा कि कभी भी ना जो भी सोचो ना उसका अलग ही हो जा रहा था। मैंने पहले सोचा कि पहले डीआई करके देखते हैं सारी, फिर मैंने सोचा पहले वो करके देखते हैं सारी, क्या कहते हैं, जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। फिर मैंने सोचा ये सब कर लेते हैं पहले, जो सामने दिख रहा है वो कर लेते हैं। हर बार अजीब सा हो जा रहा है सीन। जब डीआई सोचो इजी आएगी, उस टाइम अर्थमेटिक इजी दिख जाती है। जब एनालाइज करते हैं, एनालाइज तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको सर्फ करना बहुत ज़रूरी है। सर्फ क्या होता है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को आपको देख लेना है। 1.5 मिनट 2 मिनट लगेंगे। आप सिर्फ देख, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप क्वेश्चन देख के सिर्फ एक झलक देख लोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे को कितना फंसा सकता है। रीड कर लिया, कितनी डिटेल्स दे रखी है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो सब तुरंत आपको पता लग जाएगा। तो 1-2 मिनट या 3 मिनट भी लग रहे हैं ना, वो 3 मिनट आपके आगे के 5 या 6 मिनट बचा के देगी। तो उसको 3 मिनट एनालाइज करो, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। उसके बाद सबसे पहले तो आपको किस पे जाना है आपको पता है, किस्मत से क्लरिकल के एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन आता है, उसको चीर दो, ठीक है। नंबर सीरीज भी कभी कभार बहुत इजी आ जाती है, उसको भी एकदम पटक दो। इनइक्वालिटी भी इनफैक्ट कभी कभार बहुत इजी आ जाती है, उसको भी अच्छे से कर लो। देन मेन जो 2 कंपोनेंट्स हैं, दो ओपोनेंट्स हैं, जो भी कह लो, जो 2 दुश्मन हैं, वो हैं डीआई और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। देखो डीआई में ना एक 2 डीआई जनरली मेरे साथ क्या होता है, मैंने नोटिस किया है, 2 डीआई बहुत ओके होती है। इजी नहीं बोलूंगा मैं, बट ओके होती है कि उनको थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको मार्क्स देंगे। आप वैसी डीआई अगर आपको मिल जाती है तो अर्थमेटिक से पहले उसको डील करना, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको हर क्वेश्चन के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। डीआई में एक बार आपका दिमाग सेटल हो गया ना डाटा के हिसाब से, तो आप पूरा क्वेश्चन निपटा दोगे। 5 क्वेश्चन में 5 बार दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन में 1 बार दिमाग लगाना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में, उसके बाद सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। अर्थमेटिक में हर क्वेश्चन ज्यादा अपना अच्छा खासा टाइम लेता है, 1.5-2 मिनट करीब। फिर जैसे आपकी बाद में जब डीआई इजी वाली डीआई खत्म हो गई, मान लो एक डीआई थी इजी वाली जो आपको लग रही है, तो उसके बाद आपको तुरंत अर्थमेटिक में स्विच कर देना है। अर्थमेटिक जैसे आपको हार्ड वाली दिखे उसको छोड़ दो, इजी वाली पकड़ो, फिर उसको निपटाओ, देन वापस आओ। ऐसे शफल करते रहो, तभी आपका टाइम बचेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि आप अर्थमेटिक सोच के आए हो, पहले अर्थमेटिक निपटाऊंगा, और आपने सारे अर्थमेटिक निपटाने बैठ गए, बिल्कुल ईगो को साइड में रखना है। एग्जाम क्लियर करने आए हो, नौकर बनने आए हो, ये मान लो। बुरी लगेगी ये बात, बट ये ध्यान रखो, ईगो में मत लेना कुछ भी। जॉब लेनी है, ईगो को साइड कर दो, क्वेश्चन
के आगे पीछे भागो, इजी क्वेश्चन उठाओ। ऐसे नहीं कि भाई इजी क्या होता है, मैंने तो तैयारी की है, मैं तो सारी कर दूंगा, दिया ही सोच के आया हूँ मैं, तो ये वाली कैसे मेरे सामने अटक गई है, मैं तो इसको पूरी करूंगा। अब मैंने भी इसमें 3 मिनट दे दिए हैं, 3 मिनट बर्बाद थोड़ी जाने दूंगा मैं, इसमें और 10 मिनट बर्बाद करूंगा। ये वाला ईगो कुछ नहीं होना है, मेरे साथ ये हो चुका है, मैं बहुत जल्दी ईगो पे लेता हूँ, तो मेरे साथ ये हो जाता है कभी कभार के बहुत बार होता है। तो उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है, ये लास्ट मेंस है बैंकिंग एग्जाम का, मतलब जो भी IPPS कंडक्ट कर रहा होता है उनके एग्जाम्स का। तो ये सोच के आपको एग्जाम देना है, ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है और आराम से। और मैथ सेक्शन में मैं सही बताऊँ ना, अगर क्लरिकल मेंस के बारे में बात करें, उसमें अगर आप 20 नंबर उठा रहे हो तो ये बहुत अच्छे नंबर है। 25 तो एक्सेप्शन हो जाता है क्योंकि अगर पेपर बहुत ईजी आता है या फिर बहुत ही तगड़े हो तो मैथ्स में। अगर आप 15 उठा रहे हो तो ये ठीक नंबर है। अगर आपके बाकी एरिया स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो आपके 10 नंबर भी बहुत सही हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानना है, ईगो पे नहीं लेना है, आराम से क्वेश्चन निपटाओ। 20 निपटा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 25-30 अगर आपके हो रहे हैं तो यू आर एक्सेप्शनल और तुम्हारी मैथ्स में बहुत अच्छी ग्रिप है या फिर पेपर बहुत ईजी आया है, ठीक है। बाकी रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखना, 20 से ऊपर अगर आपने स्कोर नहीं किया आप कंपटीशन के बहुत पीछे हो, या तो आप फिर मैथ्स जिसका अव्वल नंबर का है उस कैटेगरी में हो, या फिर आपका बहुत पीछे हो जाओगे आप। रीजनिंग में आपको 20 नंबर 25 नंबर आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। नंबर का कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर के भी होते हैं। एंड इंग्लिश में तो आप कोशिश करो सारे कर दो, ऐसे नहीं कि सारे टिक कर दो, बट जल्दी जल्दी करोगे तो सारे भी हो जाते हैं। एंड नाउ कम्स द लीस्ट फोकस्ड पार्ट, मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं, स्ट्रेटेजीज के मामले में। उसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उसमें अब इतना सारा टाइम होता है, उसमें बीच में आप रेस्ट भी कर सकते हो। GS की बात कर रहा हूँ मैं। देखो GS में जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी तो क्या ही है, आपको उस टाइम पे एक टाइप का ब्रेक मिल जाता है, उसमें आप पानी वानी पी सकते हो और थोड़ा सा अपने आप को अगले के लिए, अगले जो वो निकलने वाला है आपका, क्या कहते हैं, सेक्शन खुलने वाला है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। अब उसके लिए क्या प्रिपेयर हो, कैसे प्रिपेयर होगे? देखो जनरली क्या होता है, पेपर जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें सबसे पहला सेक्शन क्या खुलता है, इंग्लिश। सबसे पहले खुलता है GS, फिर इंग्लिश, एंड फिर मतलब मॉक टेस्ट में तो यही होता है, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। तो आप क्या कर लो, GS का पेपर जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया तब आप तुरंत साइड में लिख लो अल्फाबेट्स, उसके रैंक्स, टेबल स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो वहीं लिख लो, क्यूब्स वगैरह लिख लो, और क्या रह गया। तो कहने का मतलब समझ गया ना, जो जो शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सब लिख के रख लो। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, तो आप लिख के रख लो। उससे क्या होता है ना, कभी कभार हम अल्फाबेट का ना नंबर भी याद नहीं होता, जैसे L का क्या कोड है, कोड मतलब नंबर क्या है, E का क्या है, जैसे E का 5 है, ठीक है। L का मुझे तो कभी याद नहीं आता, प्रेशर, इतना प्रेशर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए टाइम भी, वो तो फिर भी एग्जाम है तो कभी कभार याद नहीं आता, तो आप उस टाइम पे उसको ऐसे यूज कर सकते हो। ये है GS की स्ट्रेटेजी कि आप बाकी एग्जाम, बाकी जो सेक्शन खुलने वाले हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। बाकी और कुछ डाउट हो, मेरे से कुछ मिस से हो गया हो तो उसके बारे में जरूर बात करेंगे। देखो आप 1-2 सवाल पूछते हो कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है, मैंने हमेशा रिकमेंड किया है जो आपके जेब पे बेस्ट है ना, जेब को जो हानि नहीं पहुंचा रहा है और ठीक ठाक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके लिए बेस्ट है। मेरे लिए जो कि बेस्ट है टेक्स्ट बुक, मैं टेक्स्ट बुक ही यूज़ करता हूँ, उसके ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ऑलिव बोर्ड इज बेस्ट, ऑलिव बोर्ड इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट अगर आपकी बाकी सारे मॉक टेस्ट में आप आग लगा रहे हो तो, या फिर PO के एग्जाम के लिए जा रहे हो। क्लरिकल मेंस के लिए मैं कभी ऑलिव बोर्ड रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी टफ एग्जाम प्रोवाइड करते हैं, और आप इतनी ब्रेन को एक्सरसाइज क्यों करवानी जब इतना लंबी दौड़ भागनी ही नहीं है। आपको तेज भागना है, आपको लंबा नहीं भागना है, ठीक है। तगड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले, इजी क्वेश्चन आने वाले हैं और ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिल्टर करो और फोकस रखो, जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसकी मांग क्या है। PO में मांग होती है तगड़े क्वेश्चन आते हैं, तब आपको ब्रेन बहुत पावरफुल होना चाहिए। यहाँ पे आपकी पावर इतनी मैटर नहीं करती, आपकी स्पीड मैटर करती है, ठीक है। चलो बहुत हो गया ज्ञान, और पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मेरे से कुछ ना कुछ मिस हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। पढ़ते रहो एंड